फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अजय कुमार उपाध्याय। आज हम आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में बताएंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं कि हमारा ये जो नया वीडियो है कुछ लेट आया है, जो कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। इसके चलते हम आप लोगों से खेद व्यक्त करते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान की आत्मा कहे जाते हैं। संविधान की आत्मा से मतलब क्या है कि ये एक संविधान के मूल तत्व हैं, जिसके बगैर हम संविधान की परिकल्पना नहीं कर सकते, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से मूल अधिकार जनता के लिए होते हैं, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य के कल्याण के लिए होते हैं, राज्य को कल्याणकारी व्यवस्था की ओर अग्रसर करने के लिए बनाए गए हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है 1947 में बने आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। इसका सूत्र याद करने का है नीति आई। नीति आई का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि हम आयरलैंड से हमने इसको लिया है। इसके आयरलैंड के संविधान से हमने इसको प्राप्त किया है। ये शासन का मूल आधार है और देश के प्रशासकों का भी मूल आधार है। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो शासन का मूल आधार होते हैं और प्रशासकों का भी मूल आधार होते हैं। कैसे कि नीति निर्देशक तत्व नीतियों को निर्धारित करते हैं कि कैसे राज्य को चलाना है, कैसे राज्य को कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर करना है, कैसे जनता के कल्याण के लिए कार्य करने हैं, कैसे उनके भले के लिए नीतियां बनानी है। ये सब चीज़ें जो होती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती हैं, जिसका कि उल्लेख संविधान के सेक्शन 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। उसके बाद हम आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का क्या रोल है, मतलब संविधान में क्या रोल है, क्यों इनको संविधान की मूल आत्मा कहा गया। वो इसलिए कहा गया है कि ये जो है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, इनका महत्व इस बात से है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व को बताते हैं। राज्य का क्या उत्तरदायित्व होता है, राज्य के क्या कर्तव्य होते हैं नागरिकों के प्रति, उसके विषय में ये बताता है। नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न विद्वानों के अलग अलग वक्तव्य या अलग अलग राय हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जैसे कि आइवर जेनिंग्स साहब हैं, उन्होंने कहा कि इसको पुण्यात्मा, नैतिक आकांक्षा, फेबियन समाजवाद से प्रेरित आदि संज्ञाएं प्रदान की हैं। इसको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि फिर से आप इसको समझ लीजिए कि जेनिंग्स महोदय ने इसको एक पुण्यात्मा, नैतिक आकांक्षा और फेबियन समाजवाद से प्रेरित बताया है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एक छोटा सा कोट है, वक्तव्य है, उसमें ये कहते हैं कि यह नीति निर्देशक तो जो है समाजवादी ढांचे की स्थापना करता है। ये एक समाजवादी ढांचे की स्थापना करता है। उसी प्रकार अंबेडकर ने कहा है कि नीति निर्देशक तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर KT शाह, जो एक प्रोफेसर हैं संविधान के। उन्होंने इसके विषय में क्या कहा, क्या राय दी है कि यह एक ऐसा चेक है
जिसको कि बैंक के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है कि वो उसका भुगतान किस प्रकार से करता है। मतलब इन्होंने एक ऐसा चेक है जिसको कि बैंक की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि वो इस चेक को किस प्रकार से भुगतान करता है। यह शासन के आधार का भूत सिद्धांत है तथा शासन की तीनों शाखाओं जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को प्रेरित करता है और उसको इसकी महत्ता को मानना पड़ता है। उसके अलावा अभी मैं और भी कुछ चीजें बताऊंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस किस अनुच्छेद में किस किस तरीके से बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 36 में इसको परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना बताया गया है। अनुच्छेद 38 में 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाए इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में बताया गया। उसी प्रकार अनुच्छेद 39 से 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ गाइडलाइंस जो है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा जो है हमारे संविधान के मार्फत जो है प्रशासकों को दी गई है कि वे किस प्रकार से अपने शासन को चलाएंगे। दूसरी बात कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार से कुछ भिन्न तरीके से माना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो वाद के योग्य नहीं होते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद के योग्य क्यों नहीं होते हैं, इनको कोर्ट में क्यों नहीं लाया जा सकता, उसके पीछे कारण यह है कि जिस प्रकार से हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हम न्यायालय की शरण में जाते हैं। अगर हम किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो वो सीधे कोर्ट की शरण में जाता है और अपने लिए न्याय की मांग करता है। लेकिन इसके विपरीत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके प्रति कोई भी वाद नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये निदेशात्मक है और उसमें न्यायालय की सुरक्षा की मांग नहीं की जा सकती। और शासन के आधारभूत सिद्धांत तथा शासन की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये इससे जुड़े हुए होते हैं और इसी के निर्देशों पर ये काम करते हैं। नीति निर्देशक तत्व वे संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्हें हमको प्राप्त करना है। वे तत्व जिनको हमको प्राप्त करने से तात्पर्य यह है कि हम किस प्रकार से एक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़े, किस प्रकार से हम अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करें जिसके लिए कि जनता ने हमको चुना है। एक ऐसे शासन की कल्पना इसके द्वारा की गई, ऐसे शासन के बारे में निर्देशित किया है जिसमें कि हर आम आदमी जो है वो सुखी रहे, प्रसन्न रहे और उसके सभी अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा हो सके। अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान है जो कि एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्व है कि हर बालक या बालिका को निःशुल्क 14 साल के बालक और बालिका को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। परंतु 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा वर्तमान में यह अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। वह नीति निर्देशक तत्व ये कहता है कि हर बालक को जो कि 14 साल का है उसको शिक्षा प्रदान की जाए, उसको शिक्षित किया जाए, उसको पढ़ाया लिखाया जाए। लेकिन बाद में यही आगे चल के मूल अधिकारों में ये मौलिक अधिकार बन जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं। किसमें है ये शिक्षा का मौलिक अधिकार, किसमें है? ये अनुच्छेद 21A या 21A इंग्लिश में जिसको कहते हैं, ये एक मौलिक अधिकार के तौर पर माना गया। शिक्षा का अधिकार एक प्रकार से मौलिक अधिकार ही माना गया 21A में। और आगे हम चलते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में ये अंतर है कि भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं और ये राज्य की शक्ति और कार्य में वृद्धि करते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य
राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं, राज्य की कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ करते हैं। जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार का राज्यों के विषय में कुछ भी लेना देना नहीं है। मौलिक अधिकार तो जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए मौज। और दूसरा पॉइंट ये है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो वाद योग्य नहीं बनाए गए। अगर नीति निर्देशक तत्व में अगर कोई चूक हो जाती है, कुछ उल्लंघन हो जाता है, तो उसके प्रति कोई भी वाद नहीं लाया जा सकता है। तो ये कुछ नीति निर्देशक तत्वों के विषय में मैंने बताया है, और आगे मैं और भी इसके विषय में आगे भी इसके कुछ चीज़ें बताऊंगा, और साथ में नीति निर्देशक तत्व के बाद मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करूंगा, और फिर प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन विषयों पर मैं अपने नए जो वीडियोज़ हैं वो आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आशा करूंगा कि आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने बहुमूल्य विचार और कमेंट्स हमको प्रस्तुत करेंगे। और अगर किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई हो, तो उसके विषय में आप हमको बताएं। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो जो है समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।